हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम मैथ का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अभी तक मैं 5 मैथ के प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, लेकिन बीच में मैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लग गया था, जिसकी मैंने 4 से 5 वीडियोस बनाई हैं। उस बीच आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नहीं आया था। स्टूडेंट्स काफी कमेंट कर रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करो। ये आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट आप एसटेट, टीजीटी मैथ, चाहे पीआरटी, डीएसएसबी, सीटेट या एचएसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। आप ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन मेरे साथ ये प्रैक्टिस सेट करने से मैथ में आपका एक परसेप्शन क्रिएट होगा। दोस्तों, साथ में मैं एक चीज और बता दूं आपको, एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मैं एक स्ट्रेटजी भी लेके आ रहा हूं। इस वीकेंड पर आपको मिलेगी। उस स्ट्रेटजी से आप एस्टेट, पीआरटी, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो चाहे आप पीजीटी दे रहे हो, डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। आप स्ट्रेटजी की वीडियो लास्ट टाइम पर देखते हो, उस टाइम पर कारगर नहीं होती। इट इज राइट टाइम कि इस टाइम पर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं और एग्जाम की तैयारी करें। आपको पता है आपका स्टेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है। ऐसे में अब की बार, आखिरी बार वाली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अब की बार, इसके बाद आपको दोबारा स्टेट कभी ना देना पड़े और इसी बार आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाओ। तो मेरा भी एम यही है कि जो भी स्टूडेंट मेरे साथ तैयारी कर रहा है वो स्टेट को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करे। इसलिए मैं टाइमली स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं ताकि टाइम पे आपको वीडियो मिले। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जो प्रैक्टिस सेट बनाता हूं उसमें ये कोशिश करता हूं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा रिपीट होते हैं उन क्वेश्चनों को लूं, ना ही टफ ना ही इजी। बस यही कोशिश करता हूं कि उन क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस हो जाए जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन में दिया गया है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 8%, इट गिव्स अ न्यू फ्रैक्शन 16/17। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? कोई एक भिन्न है जिसके अंश को 12% बढ़ा दिया है और हर को 8% घटा दिया है। उसकी वजह से हमें जो भिन्न प्राप्त हुई है वो 16/17 है। वो ओरिजिनल भिन्न बताओ क्या थी? सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ओरिजिनल भिन्न को मान लेना है x बटे में y। पहले जो भिन्न थी वो थी x बटे y। यहां पर न्यूमरेटर भी अपने आप में 100% है और डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% है। जो आपका न्यूमरेटर है ना, उसको 12% बढ़ा दिया है। वो 100% था अपने आप में, लेकिन 12% और बढ़ा दिया तो वो 112% हो गया है। अब डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% था, उसको 8% घटा दिया तो डिनोमिनेटर रह गया है आपका 92%। अब ऐसा करने से जो फ्रैक्शन बन गई है ना आपकी, वो बन गई है 16/17। अब बस इसको हल कर दीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये फ्रैक्शन गुणा में हो रही है, बराबर से उधर जाएगी तो पलट जाएगी। x बटे में y बराबर आ जाएगा 16/17 गुणा में 92 में 112। बस इसको हल कर लीजिए। 16 सत्ते 112, 92 बटे में 17 सत्ते 119। आपकी पहली फ्रैक्शन थी 92 बटे में 119। ये आपका आंसर है। समझ आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹324 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। आपके किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट के बाद उस वस्तु को 324 रुपए में बेच दिया है। देखिए, मैं ये सारे टॉपिक आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूं। मैं इनकी मैराथन लेके आ चुका हूं। परसेंटेज के जितने टॉपिक थे उनको मैंने एक मैराथन में कवर किया था, जो करीब 5 घंटे की है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई मैंने पढ़ाया था। आप वो वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद एक सफलता बैच मैंने बनाया था जिसमें 16 से 17 वीडियोस पड़ी हैं। उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई अलग से भी पढ़ा रखा है। तो ये टॉपिक आपका डिस्काउंट का है। डिस्काउंट जो है ना, वो आपके एमआरपी पर दिया जाता है। एमआरपी होता है अंकित मूल्य। आपने वस्तु जो उसका कॉस्ट प्राइस था ना, उसको कुछ बढ़ाकर मार्कअप करके उसका अंकित मूल्य कर दिया है और उस पर छूट देकर आप बेच देते हो। तो कहने का मतलब, जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, वो एमआरपी पर दिया जाता है और एमआरपी अपने आप में 100% होता है। इस पर एक डिस्काउंट दे दिया 28% का, और 28% का डिस्काउंट देने के बाद अब उसको बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस, और कितने में? 324 में बेच दिया। आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये बताइए, एक वस्तु पर अगर 28% का डिस्काउंट देकर उसको 324 रुपए में बेच दिया तो उसका एमआरपी कितना था? पहले हम एमआरपी निकालते हैं। एमआरपी कैसे निकालेंगे? एमआरपी अपने आप में 100% था,
28% का अगर डिस्काउंट दे दिया तो वो बच गया है 72%। भाई 100% था अपने आप में वो, उसने 28% घटा दिया उसमें से, तो 72% वो बचा हुआ है, और जिसकी वैल्यू 324 है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 72% की वैल्यू है 324। दोनों तरफ मैंने 18 से भाग कर दिया, यहां आ गया है 4% की वैल्यू है आपकी 18। 100% की निकालनी है, एमआरपी 100% होता है, तो दोनों तरफ 25 से गुणा कर दिया, इधर 25 से गुणा किया 100%, और इधर 25 से गुणा किया तो 450। तो इसका मतलब एमआरपी जो था ना वो 450 था, उस पर 28% की छूट दी, तब वो 324 में बेच दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹300। वस्तु का जो कोस्ट प्राइस था ना एक्चुअल में वो 300 रुपए था भाई। फिर आगे बोला गया इफ ही सेल्स द आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन इट्स सेम मार्क प्राइस, अगर उसी वस्तु को एमआरपी पर 18% की छूट पर बेचा होता, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना होता। देखो भाई, वस्तु का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो है 300, उसका एमआरपी है 450, पहले उसको 28% के डिस्काउंट पर बेचा था। ये बोला गया आपसे कि अगर 18% के डिस्काउंट पर बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। पहले मैं ये देखता हूं कि अगर 18% डिस्काउंट पर दें तो वस्तु बेचेगी कितने की, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इसका 18% निकाल लेंगे पहले। 450 का अगर मैं 20% निकालता हूं ना तो ये 90 हो गया है, इसमें से 2% घटा देंगे, वो 9 घट गया है। तो एक्चुअल में 450 पर अगर 18% की छूट देनी है ना तो वो रुपीज में है आपका 81, तो 81 रुपए की छूट देनी पड़ेगी। तो 450 में से 81 घटा दिया, 450 में से पहले मैंने 80 घटाए, तो ये हो गया आपके 370, एक और घटा दिया तो 369। अगर आप 18% के डिस्काउंट पर बेचोगे ना तो आपको वस्तु बेचनी होगी 369 पर। अब मैंने देखना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट और लॉस आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, आपने कितने में खरीदी और कितने में बेच दी। वस्तु की कीमत थी 300 रुपए और आपने बेच दी वो 369 में, तो मुझे नजर आ रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। और वो प्रॉफिट कितना हुआ है, वो प्रॉफिट हुआ है 69 रुपए का। आपका आंसर रुपीज में नहीं है, आपसे परसेंटेज में पूछा है। तो अब ये बताओ प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे भाई, 69 रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए लगाने से, वस्तु के हमने कितने लगाए थे, 300 लगाए थे, गुणा में 100। इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से इसको काटा तो 23% आपका आंसर आ गया है। ये आपका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का भी क्वेश्चन था। डिस्काउंट को आपने कंप्लीट समझ लिया होगा भाई, एमआरपी पर दिया जाता है, सेलिंग प्राइस आता है। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो ना तो अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन करने से मैथ में एक अच्छा परसेप्शन क्रिएट होता है। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20। दो संपूरक कोणों के बीच का जो अंतर है वो 20 है। सबसे पहले अगर सप्लीमेंट्री बोल दिया है, जिसको हम हिंदी में संपूरक बोलते हैं, दो संपूरक कोणों का जोड़ 180 होता है। साथ में ये भी बता दिया कि उनका अंतर 20 है। जब दोनों चीज मुझे पता चलेगी कि उनका योग तो 180 है और उनका अंतर 20 है, तो मैं दोनों एंगल को निकाल सकता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ द स्मॉलर ऑफ दीज एंगल इज पी, छोटे एंगल का नाम है पी, तो आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ, ये 8 नियम है, देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50, ये निकालना है आपने। वो मैंने देखते ही कैसे पता चल गया, वो इसलिए पता चल गया कि इसका मल्टीपल 508 से ज्यादा नहीं आ सकता और आपके आंसर सारे पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसलिए वो 8 गलती से लिख दिया गया है, ये नहीं। तो पहले तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, छोटा एंगल P है तो बड़े को मैंने 1 मिनट के लिए x मान लिया। सबसे पहले तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो इनका जोड़ 180 होना चाहिए। ये दो एंगल्स के जोड़े आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मिलता है दो कोण पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उनका जोड़ होता है 90। इनको बोलते हैं हिंदी में पूरक कोण और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल जिनका जोड़ होता है 180, इनको बोलते हैं हिंदी में संपूरक और इंग्लिश में बोलते हैं इनको सप्लीमेंट्री एंगल। अब इनका जोड़ तो 180, क्वेश्चन में इनका अंतर बता रखा है, इनका डिफरेंस बता रखा है 20। अब यहां पर एक चीज सीखने वाली, ऊपर इन दोनों को जोड़ रखा है, नीचे इन दोनों को घटा रखा है। ऐसे में इन दोनों की वैल्यू निकालने का तरीका होता है, अगर बड़े वाले की वैल्यू निकालनी हो तो इनको जोड़कर 2 से भाग कर दो। इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया तो 100 आ गया। अगर छोटे वाले की वैल्यू निकालनी हो तो इनको आपस में घटाओ और 2 से भाग कर दो।
तो 180 में से 20 गया, 160, 80 आ गया। ये बात आपको समझ आई? भाई इक्वेशन लिख के आपस में घटा जोड़ना कुछ नहीं करना, वही दो वैल्यू जोड़ रखी है, वही दो वैल्यू घटा रखी है। बड़ी वैल्यू निकालनी है, जोड़ के 2 से भाग कर दो। छोटी वैल्यू निकालनी है, घटा कर 2 से भाग कर दो। अब छोटा एंगल आपका आ गया है 80। आपसे पूछा है 3p माइनस 50, इसकी वैल्यू पूछी है। p की वैल्यू है 80, 80 गुणा में 3, 240 माइनस 50, ये आ गया 190 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ये लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x वेरीज इनवर्सली एज y। ये बोला गया है x जो है ना y से इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि y के साथ x इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये है अगर y जितना बढ़ेगा x पर क्या इफेक्ट आएगा, उतना ही x घट जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसको अगर आपने इस इनवर्स को हटाना है यहां से, तो हमने एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीपल करना होगा, तब ये इक्वेशन बनेगी। इसको मैं लिख सकता हूं y बराबर है k गुणा में x। दो तरीके के प्रोपोर्शन होते हैं, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक इनवर्सली प्रोपोर्शन। एक होता है, ये बोल दिया जाता कि x जो है y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब जितना ये बढ़ेगा इतना ये भी बढ़ जाएगा। साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शन बोल दिया जाता है तो हो जाएगा ये उल्टा। ये दो बातें आप याद रखेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे, अगर इस पर इस जो ये इनवर्स लगा हुआ है या फिर ये इस वैल्यू को बोलते हैं, अगर इसको आपने हटाना है तो आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाने के लिए इस वैल्यू के साथ आपने एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट मल्टीपल करना पड़ेगा k। अब ये एक इक्वेशन बन गई है। अब इसको पढ़ो आगे। जब x 3.5 है तो y 2.4 है। जब y 2.4 है तो x की वैल्यू 3.5 है। यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपकी k की वैल्यू आ गई है 2.4 मल्टीपल 3.5। अब आगे बोला गया है एक इक्वेशन में ऐसे हमेशा यहां से दो इक्वेशन बढ़ती हैं। पहले हम यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे। अब दोबारा आपसे x या y की वैल्यू दे रखी होगी, एक पूछ रखी होगी, एक बता रखी होगी। अब आगे बोला गया है जब x इक्वल टू 5/6 है तो y निकाल लो। इक्वेशन अब आपकी यही रहेगी कि y इक्वल टू k डिवाइड में x। आपसे बताया गया है x की वैल्यू y की निकालनी है, तो y की तो मैंने निकालनी है। पहले तो मैंने k की निकाल दी है, ये इसको यहां रखेंगे। 2.4 मल्टीपल 3.5 डिवाइड में x की वैल्यू दे रखी है 5.6। डेसिमल से डेसिमल कट गया, 8 7 56, 7 5 35, 5 से इसको काटा, सॉरी 8 से 8 3 24, तो 0.3 आ गया है। इनको आपस में गुणा किया 1.5 आ गया है। ये आपका आंसर है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक तो होता है हिंदी में इसको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती, इसको हम बोलते हैं समानुपाती, कि ये दोनों आपस में समान अनुपात में है। तो समान अनुपात का मतलब ये है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर ये बढ़ेगा तो उतना ही ये भी बढ़ जाएगा। साथ में अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब ये एक दूसरे से उल्टे हैं, अगर y बढ़ेगा तो उतना ही x घट जाएगा। अब इनको बराबर कैसे करते हैं? जब इनको बराबर करना है, इनको बराबर करना है तो इनके साथ भी एक स्थिरांक मल्टीपल करना पड़ेगा, इस तरीके से। इनको बराबर करना है तो इसके साथ भी एक स्थिरांक मल्टीपल करना पड़ेगा। ऐसे में दो इक्वेशन बनेगी आपकी। पहली इक्वेशन में आप स्थिरांक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, अगले में आपसे x या y की वैल्यू पूछी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन को बहुत तरीके से फुर्सत से पढ़ा रखा है 6 से 7 वीडियो में, वो आपने जरूर देखा होगा। तो अब इसमें आकृति देखिए आपकी, एक लंबवर्तीय बेलन, आपका एक सिलेंडर है। सिलेंडर जो होता है ना, वो आपका एक प्रिज्म की आकृति है, प्रिज्म का एक भाग है। प्रिज्म कौन सी आकृतियां होती हैं? वो सभी आकृतियां जिनका बेस और टॉप दोनों सेम है, उन आकृतियों को हम प्रिज्म बोलते हैं। तो बेलन भी आपका प्रिज्म का पार्ट है। अब पहले मैं एक बार बेलन बना देता हूं, जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं। ये आपका बेलन है। अब बेलन में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो प्रिज्म क्यों है? इसका बेस और टॉप सेम है, दोनों तरफ वृत्त बने हुए हैं। और वृत्त के अंदर क्या क्या होता है? वृत्त के अंदर एक त्रिज्या होती है, एक इसकी सरकमफ्रेंस होती है, और एक इसका एरिया होता है। दूसरा, इसकी आपसे ऊंचाई दे रखी होगी इस तरीके से, ये इसकी ऊंचाई है h।
ये एक 3D आकृति है। 3D आकृति की दो ही चीजें निकलती हैं, या तो क्षेत्रफल और या फिर आयतन। अब आपसे बोला गया है द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा होता है? इस हिस्से के क्षेत्रफल की बात चल रही है। इसमें ऊपर वाले वृत्त और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल की बात नहीं चल रही है, सिर्फ गोल वाले हिस्से की बात चल रही है। उसका क्षेत्रफल आपको 4400 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। फिर आगे बोला गया है एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। जो इसका बेस है ना, उसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है, उसकी परिधि दे रखी है 110 सेंटीमीटर। तो आपसे आगे पूछा है इट्स वॉल्यूम इज, आपने वॉल्यूम निकालना है इन क्यूब मीटर में। सबसे पहले इसके फार्मूलों की बात करते हैं। इसका आपके दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। पहला तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वो निकलेगा। क्योंकि एक प्रिज्म का भाग है, प्रिज्म की जितनी भी आकृतियां होती हैं उनका कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप और गुणा में ऊंचाई। ठीक है, अब इसका फार्मूला मैंने बता दिया। सारे प्रिज्म, सभी प्रिज्मों का जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया वो ऐसे निकलता है, बेस ऑफ पैरामीटर और आपका मल्टीपल ऊंचाई। अगर आपने इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकलेगा एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया और मल्टीपल हाइट। लेकिन आपने ऐसे नहीं पढ़े होंगे, ये आपने ऐसे पढ़ा होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr(h). एक्चुअल में कुछ नहीं है, जो आपका बेस है ना वो एक सर्कल है और सर्कल का पैरामीटर निकलता है 2πr, तो वो एक्चुअल में 2πr ही पैरामीटर ऑफ बेस है और गुणा में h। आपने ऐसे पढ़ लिया होगा। यहां पर आपने पढ़ा होगा πr²h, तो πr²h भी कुछ नहीं है, πr² इसके बेस का एरिया ही है और उसके मल्टीपल में हाइट हो रखी है। चलिए, अब आपको पैरामीटर ऑफ बेस और मल्टीपल हाइट करके कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी दे रखा है 4400, तो ये है आपका 4400 और ये पैरामीटर ऑफ बेस दे रखा है 110। तो यहां से ऊंचाई निकल जाएगी आपकी और ऊंचाई आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 से इसको काट दिया, 40 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई है। अब हमने निकालना है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ बेस मल्टीपल हाइट। इसके बेस का एरिया निकालना है। बेस क्या है? इसका सर्कल है, उसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक रेशियो याद करा रखा है अपनी मेंसुरेशन की वीडियोस में। वो था कि आपका अगर सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है ना, तो सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर हो जाएगी और एरिया 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। बस हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। हमारी सरकमफ्रेंस है 44 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में दे दी है 110। अब ये 110 सेंटीमीटर कैसे आया है? इसको 5/2 के साथ गुणा करके आया है। अगर इसको 5/2 के साथ गुणा कर रखा है ना, तो इसको भी 5/2 के साथ गुणा कर दो और आपकी यहां से रेडियस आ जाएगी, तो वो आ गई है 35/2। अगर इस क्वेश्चन में रेडियस निकालनी होती तो 35/2 आ गई है। हमने निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकलता है सर्कल का πr²। इसका मतलब ये रेडियस 2 बार यूज होगी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 25/2 के साथ, 25/4 के साथ 154 को गुणा कर देंगे, तो आपका एरिया आ गया है 154 गुणा में 25/4 और गुणा में h। आपकी ऊंचाई निकाली थी मैंने अभी 40। इस तरीके से आपका आंसर आएगा क्यूब सेंटीमीटर में। ये हमने वॉल्यूम निकाल दिया। थोड़ा सा अलग तरीके से निकालना है, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं किया πr²h। क्यों? अगर मैं πr² निकालता लगाता ना, तो मुझे पहले रेडियस निकालनी पड़ती, लेकिन रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम सरकमफ्रेंस से डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। किस तरीके से? इस रेशियो को याद करके। अब ये आंसर जो आया है ये क्यूब सेंटीमीटर में आया है, मुझे आंसर निकालना है क्यूब मीटर में। तो यहां पर जो भी वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है उन सभी को मीटर में चेंज करेंगे। ऊंचाई सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर दिया। इसमें रेडियस 2 बार यूज हुई है और दोनों सेंटीमीटर में है, तो 2 बार 100 से और डिवाइड कर दिया। अब इसको हल कीजिए, 25 चौका 100 और आपका 4 से ये काट दिया 10, 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे बच गया 1000। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12,
बच गए हैं आपके 3, 4 अठे 32 और 4 पंजे 20, 385 आ गया है ये। फिर 1000 के लिए डेसिमल लगाएंगे, एक और लग जाएगा, यहाँ डेसिमल लग जाएगा और ये डेसिमल आपका हट जाएगा। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया 0.0385, ये आंसर है। मैंने कुछ नहीं किया, 4 से इसको डिवाइड किया तो 38.5 आया। उसके बाद 1000 के नाम की 3 के बाद और डेसिमल आगे लगा दी तो 0.0385। अब ये क्यूब मीटर में आपका आंसर आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 consecutive इंटीजर आर सच दैट दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, 5, 2 रिस्पेक्टिवली, दे एड अप टू 99. व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर? आपके 3 पूर्णांक हैं, क्रमागत पूर्णांक हैं, क्रमागत मतलब लगातार, और उन तीनों पूर्णांक को बढ़ते क्रम में रखा गया, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। 3 आपके बढ़ते क्रम में पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक लिखे गए, उसके बाद पहले वाले को 3 से गुणा कर दिया, दूसरे वाले को 5 से गुणा कर दिया, तीसरे वाले को 2 से गुणा कर दिया, फिर उनको जोड़ा तो 99 हो गया है। तो आपसे पूछा है कि पहले और तीसरे पूर्णांक का योग बताओ। सबसे पहले 1 मिनट के लिए मैंने ये मान लिया कि पहला पूर्णांक मेरा x है, तो दूसरा क्या होगा? अगर ये पूर्णांक लगातार हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो इनके बीच एक एक का अंतर होना चाहिए। पूर्णांक इंटीजर क्या होते हैं आपके? ये इंटीजर हैं सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इंटीजर आपके माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर माइनस में इंटीजर होते तो उनका जोड़ करता मैं तो भी माइनस में आता। अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो मुझे पता है ये 0 से आगे के इंटीजर ही ले रखे हैं मैंने। अगर ये लगातार इंटीजर ले रखे हैं तो इन सभी के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। अगर सबसे छोटे को मैंने x मान लिया तो इससे अगला x + 1 हो जाएगा और इससे अगला x + 2 हो जाएगा। तीनों इंटीजर हो गए हैं। अब बोला गया है पहले इंटीजर को गुणा कर दिया है 3 के साथ प्लस में, दूसरे इंटीजर को गुणा कर दिया 5 से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5x और 5 एकम 5, पूरे जोड़े को करेंगे भाई, प्लस में तीसरे इंटीजर को 2 से गुणा कर दिया तो 2x और 2 दूनी 4। इस तरीके से जब इन सभी को जोड़ा तो 99 हुआ है। 3 + 5x + 2x 10x, 5 और 4 9 बराबर 99। ये 9 उधर जाके घट गया तो 90 आ गया, इधर बच गया 10x, तो 0 से ये काट दिया तो x की वैल्यू 9 आ गई है। x की वैल्यू 9 आ गई है तो पहला इंटीजर 9 था, अगला 10 और अगला 11। आपसे पूछा है कि पहले और तीसरे इंटीजर का जोड़ बताओ। इनका जोड़ करेंगे तो ये 20 आ जाएगा आपका और ये आपका आंसर है। ये लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेपिज्म बोलते हैं। उस आकृति का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक ट्रेपिज्म बना लेते हैं। ये लो, ये आपके एक ट्रेपिज्म है। इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आपको? ट्रेपिज्म में 2 भुजाएं आपकी पैरेलल होती हैं, 2 नॉन पैरेलल होती हैं, यानी कि 2 समांतर भुजाएं होती हैं और 2 आपकी नॉन पैरेलल साइड होती हैं जो समांतर नहीं होती। अब जो ये पैरेलल साइड हैं इनको बोलते हैं हम A और B, और इनके बीच की दूरी को ही हम इसकी ऊंचाई बोलते हैं। ये है आपकी h, ठीक है। अब अगर इसका एरिया निकालना हो, ट्रेपिज्म का एरिया निकालना हो तो वो निकलता है 1/2 मल्टीपल हाइट और आपकी दोनों पैरेलल साइड का सम। इस तरीके से ट्रेपिज्म का एरिया निकलता है। ये सारी चीजें ट्रेपिज्म के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ट्रेपिज्म, जिसको हम हिंदी में समलंब बोलते हैं, समलंब एक ऐसी आकृति होती है जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 असमांतर। 2 समांतर भुजाओं को A और B से डिनोट करते हैं, उनके बीच की दूरी ही आपकी ऊंचाई होती है। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणा में ऊंचाई गुणा में दोनों समांतर भुजाओं का जोड़। अब आगे पढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 11 और 25 सेंटीमीटर है। ये 11 है और ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आगे दिया गया है उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊंचाई की बात हो रही है। ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, हमारे पास सारी चीजें आ गई है। तो ये हो गया आपका 1/2, ऊंचाई है 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा।
इसे काट दिया, ये 6 आ गया है आपका। तो एक्चुअल में इसका क्षेत्रफल आ गया है 36 गुणा में 6। इसको ऐसे कैसे रख लिया हमने। फिर आगे ये बोला गया है कि इस ट्रेपेजम का जो एरिया है ना वो एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। अब रेक्टेंगल के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। रेक्टेंगल जिसको हिंदी में हम आयत बोलते हैं उसके सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बड़ी भुजा को लंबाई बोलते हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई बोलते हैं। अब ये बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। इसका क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आगे पढ़ते हैं। ये बोला गया इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। इस आयत की भुजाएं 3:2 में है। तो मैंने क्या किया, इसको तो मान लिया लंबाई को तो 3x और इस चौड़ाई को मान लिया 2x। अनुपात को हटा दिया, उसके साथ x लगा लिया। मैंने इसकी आयत की लंबाई को मान लिया 3x और चौड़ाई को मान लिया 2x। अपनी तरफ से नहीं मानना है, रेशो दे रखा था पहले ही 3:2। बस मैंने उनके साथ x लगा के इनका मान लिया। अब अगर मैं यहां से एरिया निकाल लूं तो क्या आएगा, लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x है, इनको गुणा किया तो 6x की 2 आपका आयत का क्षेत्रफल आ गया है। और इस आयत का क्षेत्रफल आपकी ट्रेपिज्म के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये 6 से 6 कट गया है, दोनों तरफ रूट किया तो 6 बराबर आ गया है x। तो इस x की वैल्यू जो मैंने इनके साथ गुणा किया था उसकी वैल्यू 6 आ गई है। तो यहां पर अगर मैं 6 रख देता हूं तो 6 दूनी 12, ये एक्चुअल में 12 है, 6 3 18, ये 18 है। तो आयत की भुजाएं आ गई हैं, चौड़ाई 12 है और लंबाई 18 है। फिर आपसे पूछा है कि आयत का परिमाप निकाल लो। आयत एक 2D आकृति है, किसी भी 2D आकृति का पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है तो सारी भुजाओं का जोड़ ही उसका परिमाप होता है। ये भुजा 18 है, ये भी 18 होगी क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 12 है तो ये भी 12 होगी। सारी भुजाओं को जोड़ेंगे 18 12 30, 18 12 30। तो पैरामीटर जो है आपका वो 60 आ गया है और यही आपका आंसर है। कुछ नहीं किया मैंने, सारी भुजाओं को जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया है 60। समझ आ रहा है भाई। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पूरा मैथ पढ़ा रहा हूं। यूट्यूब पे वैसे तो बहुत सारा मटेरियल पड़ा है लेकिन इतना सिस्टमेटिकल वे में टीचिंग एग्जाम्स के लिए हरियाणा में आपको कोई नहीं पढ़ा रहा होगा और एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं पढ़ा रहा होगा। तो ऐसे में 2 चीजें करनी है आपने। पहला तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी वीडियोस देखते हैं, साथ में कमेंट करें ताकि मेरा मोटिवेशन भी बूस्टअप रहे कि बच्चे मेरे से समझ रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और पता चले कि भाई ऐसे भी यूट्यूब पे सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ा जा सकता है। अब आगे आपका क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। क्वेश्चन में दिया गया है एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, उसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम है एस। ये लीजिए, ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर। एस इज ए पॉइंट ऑन साइड पी क्यू, पी क्यू पर एक पॉइंट है एस। ये लीजिए, फिर आगे बोला गया है सच दैट आर एस पी एस और क्यू एस बराबर हैं। ये पॉइंट इस प्रकार से बनाया गया है यहां पर कि आर एस ये भुजा, पी एस ये भुजा और क्यू एस ये भुजा, तीनों भुजा बराबर है। पहली बात तो आप ये बात नोट कर लें, अगर यहां से नीचे वाली भुजा पर हमने इसको मिला दिया इस वर्टेक्स को और ये इसको बराबर भागों में भी बांट रहा है तो इसका मतलब ये मीडियन भी है और साथ में ये तीनों आपकी भुजाएं बराबर बता दी गई है। फिर आगे बोला गया है इफ क्यू पी आर, जब इस तरीके से लिखा होता है तो बीच वाला एंगल होता है आपका पी की बात हो रही है। इसको कैसे ढूंढेंगे एंगल को, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये बीच वाला एंगल, इसकी बात चल रही है। ये एंगल आपका 15 डिग्री का है और आपको बोला गया है देन द वैल्यू ऑफ 2 गुणा एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू, ये निकालना है। सबसे पहले अगर मुझे एक एंगल दे दिया ना, इस त्रिभुज के सारे एंगल में निकाल सकता हूं। देखिए कैसे, एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है ना तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। मैं इस छोटी त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस वाली त्रिभुज की। इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये 15 है तो ये भी 15 होगा।
ठीक है। अब ये 15 है, ये 15 है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 30 हो गए हैं ना, तो इस एंगल का मान होना चाहिए आपका 150, तभी तो आपका 180 होगा। इस त्रिभुज में ये 15 था, लेकिन ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो आमने सामने के 15 15 होने चाहिए। अब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 30 हो गए हैं, तो ये 150 होना चाहिए। अब ये एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा पर कोणों का योग 180 होता है, अगर ये 150 है तो ये 30 होना चाहिए। अब ये भी निकल गया। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। अब ये दोनों कोण बराबर हैं, अर्थात ये कितने डिग्री के हैं दोनों, ये भी एक आपकी त्रिभुज है और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसमें से मैं 30 घटा दूं तो ये बचे हुए कोण 150 डिग्री के हैं दोनों और आपस में बराबर भी हैं, तो 2 से भाग कर दिया, ये आपका 75 डिग्री आ गया है और ये भी आपका 75 डिग्री आ गया है। तो मैंने सारे कोण निकाल लिए। अब कोण पूछा गया है पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर यानी कि 75 डिग्री, 75 गुणा में 2 150 हो गया है, माइनस कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू ये कोण हो गया है आपका 75 प्लस 15 90, इनको आपस में घटाया 60 डिग्री आ गया है और ये आपका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, आपको दिया गया है साइन 35 डिवाइड बाय कोस 55 पूरे की पावर 2 प्लस में कोस 55 डिवाइड बाय साइन 55, 55 नहीं है 35 है नीचे की पावर। अच्छा ये थोड़ा सही नहीं लिख रहा है, थोड़ा सही लिखने की कोशिश करो इसको, आपको ज्यादा बेहतर दिखे। ये लीजिए, पता नहीं दिख रहा है आपको लेकिन 35 है ये, इसकी पावर 2 माइनस 2 कोस 60। अब आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक चीज का पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी डिटेल से पढ़ाई है, 5 वीडियो, आप उनको जरूर विजिट करें एक बार। जैसे अपने चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे ना, तो वहां पर मिलेगा आपको मैथ्स फॉर एस्टेट टीजीटी मैथ, जैसे आप उस पर जाओगे तो पूरा एडवांस मैथ मिलेगा आपको, उसमें ज्योमेट्री भी पढ़ा रखी है मैंने एक वीडियो में, आपको पूरा मेंसुरेशन भी करा दिया है, आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी करा दी है। अब इस प्रैक्टिस सेट्स के साथ में एक अलजेब्रा की वीडियो आएगी, मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट आपको अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा। अब यहां पर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता होना चाहिए, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है ना ए और बी, इनका जोड़ 90 डिग्री है, तो आपका साइन ए कोस बी के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, इसलिए इन दोनों का जोड़ क्योंकि 90 है, इसलिए साइन ए और कोस बी बराबर होगा। अब आप यहां अगर ध्यान दोगे तो इन दोनों एंगल का सम जो है वो 90 है, 35 प्लस 55। अब अगर इन दोनों का सम 90 है तो साइन और कोस आपस में बराबर होने चाहिए, मैंने बताया अभी, अगर ये बराबर होंगे तो आपस में कट जाएंगे और एक आ जाएगा और एक की वैल्यू 1 की पावर 2। ऐसे ही ये साइन 35 है, कोस 55 है, इन दोनों के एंगल का सम 90 बढ़ रहा है, तो साइन ए कोस बी बराबर होना चाहिए, अगर बराबर है तो आपस में कट जाएंगे और एक आएगा 1 की पावर 2 माइनस 2। कोस 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, सारे कोणों की टेबल मैंने याद करा रखी है, तो आपका कोस 60 का मान होता है 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 माइनस में 1, तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई है 1 और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ज्यादातर रूट में वैल्यू दी जाती है, उसमें कहीं भी क्यूब रूट नहीं लगा होता, इसमें एक बार स्क्वायर रूट लगा हुआ है, एक बार क्यूब रूट, इसको जरा ध्यान से देखें। इसमें सबसे पहले हम इस पूरे को नहीं देखते, सिर्फ इस वाली वैल्यू को देखते हैं जो सबसे अंदर वैल्यू रखी हुई है। इसके ऊपर लगा हुआ है रूट। रूट क्या होता है, अगर रूट का मतलब ये है इसके ऊपर अगर कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी होती तो हम उसको रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट, एक्चुअली इसका नाम है स्क्वायर रूट है ये। अब यहां पर 2 लिखा हुआ है, 2 को हम लिखते नहीं, वो एज्यूम करते हैं, इसके बाद यहाँ 3 लिखा हो सकता है, उसको हम थर्ड रूट बोलते हैं, 4 लिखा हो सकता है, उसको फोर्थ रूट बोलते हैं, यहाँ पर 7 लिखा हो सकता है, उसका मतलब 7th रूट हो सकता है। अब जब यहां पर कुछ नहीं लिखा होता तो ये स्क्वायर रूट है, तो आपको पता होना चाहिए कि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस रूट से बाहर 7 आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है अब 7, इसको भूल जाओ, 7 लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है क्यूब रूट, देखो अब ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अब ये क्यूब रूट निकालना है, कुछ नहीं लिखा हुआ था तो स्क्वायर रूट निकालना, अब आगे लिखा मिल गया तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है। 722 प्लस 7 ये हो गया आपका 729, मैं यहां तक का लिख रहा हूं, ये आपका 729 हो गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3,
3 का मतलब आपने इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट कैसे निकलेगा, आपको पता होना चाहिए ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। 729 जो है वो 9 का परफेक्ट क्यूब है, तो यहां से जो बार वैल्यू आएगी वो आएगी 9, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस में इसकी जगह आ गया आपका 9, और अब लगा हुआ है रूट, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये रूट है, तो 16 और 9 25, ये आ गया अंडर रूट 25। तो अगर इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो आपको ये देखना पड़ेगा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये है 5 का वर्ग, 25 है आपका 5 का वर्ग, तो इसका मतलब इस रूट से बाहर जो आएगा वो आएगा 5। तो इस तरीके से अब आपका यहां तक हल होके 5 आ गया है। अब 5 में जोड़ेंगे 59, 59 प्लस 5 ये हो गया आपका 64, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है आपका क्यूब रूट। जब क्यूब रूट लगा हुआ है तो आपने देखना है ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 64 आपका 4 का परफेक्ट क्यूब है, तो इस क्यूब रूट से बाहर आएगा आपका 4। अब यहां तक का हल हो गया है और 4 आ गया है, तो आगे है अब आपका 21 प्लस 4, 21 प्लस 4 होता है आपका 25, और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट, तो देखना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 का है, और 5 आपका आंसर आ गया है। ज्यादातर इसमें सिर्फ स्क्वायर रूट में वैल्यू होती थी, लेकिन इसमें एक बार क्यूब रूट में थी एक बार स्क्वायर रूट में, तो इसलिए इसको ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 545। दो नंबर के स्क्वायर्स का सम आपका 545 है। दो नंबर है, एक ए है इसका वर्ग प्लस में एक बी है इसका वर्ग, इन दोनों का योग दे रखा है आपको 545। फिर आगे बोल रखा है द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस इज 1। इन दो नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर 1 है। फिर आपको आगे बोला गया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर द टू नंबर्स। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल लो। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है दो संख्याओं के वर्ग करके जब उनको जोड़ता हूं तो 545 आता है, और उन दोनों संख्याओं का अंतर करके पहले डिफरेंस करके फिर उनका वर्ग करता हूं तो 1 आता है। उन दोनों नंबर की गुणनफल बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। ये हो गया a माइनस बी की पावर 2, तो ये हो जाएगा a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। ये इसको हल करके आया है, बराबर है ये 1 के। a की 2 प्लस b की 2 की वैल्यू दे रखी है पहले ऊपर 545 माइनस 2ab बराबर है 1। ये 1 इधर आ गया, 2ab उधर चला गया, तो 2ab उधर गया प्लस का हो गया, ये 1 आया इधर माइनस का हो गया, इसमें से घट गया तो ये आ गया 544। 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। उन दोनों नंबर का गुणनफल आ गया है 272, और यही निकालना था, तो आपका आंसर आ गया है सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 448 किलोमीटर। सॉरी किलोमीटर बोल रहा हूं भाई मैं, केजी, किलोमीटर में तो हो नहीं सकता सॉरी। आपके 8 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट का मतलब मैं ये मान सकता हूं वो सारे 48 केजी के हैं। भाई मैं कुछ भी बोल रहा हूं, सॉरी। आगे है इफ 4 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट इज 44 केजी। अगले 4 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 44 केजी है। ये 8 अलग थे, इनसे अलग हैं 4 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट है 44 केजी। फिर आगे बोला गया है एंड 4 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट 58 केजी इज आल्सो एडेड। इसमें 4 स्टूडेंट और ऐड कर दिए जिनका एवरेज वेट है 48 केजी। फिर आपसे बोला गया है देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 16 स्टूडेंट्स। दोबारा बोल रहा हूं, पहले 8 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज वेट 48 केजी था। एवरेज मैंने पूरी डिटेल से पढ़ाया है। एवरेज का मतलब ये है अगर 8 स्टूडेंट का एवरेज वेट 48 केजी है ना, तो मैं सभी स्टूडेंट का वेट 48 केजी मान सकता हूं, उससे इनके टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें ऐड कर दिया, 4 स्टूडेंट ऐड किए पहले जिनका एवरेज वेट 44 केजी था, इसका मतलब वो चारों के चारों 44 केजी के थे, वो और ऐड कर दिए इसमें। फिर आगे 4 स्टूडेंट और ऐड कर दिए जो आपके 58 केजी के थे। अब आपसे ये पूछा गया कि इस टोटल ग्रुप का एवरेज क्या हो गया है। एक तो सिंपल तरीका है, इनको आपस में गुणा करो, टोटल योग निकाल लो, फिर एवरेज निकाल लो, योग बटे में संख्या, आपका एवरेज निकल जाएगा। लेकिन ज्यादा गुणा हो जाएगी। बेटर तरीका क्या है,
बेटर तरीका ये है, इनमें से किसी एक को आप अपना एवरेज मान लो। मैंने ये मान लिया उन सभी का एवरेज 48 केजी ही है। अगर मैंने ये मान लिया कि इन सभी का एवरेज वेट 48 केजी है, तो ये सारे 48 केजी के होने चाहिए। अब ये तो सारे 48 केजी के ही हैं, तो यहां से तो मेरा डेविएशन आया 0। डेविएशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं विचलन। विचलन मतलब एवरेज से कोई दूरी नहीं है, जो मैंने एवरेज मानना है वही यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर डेविएशन आ गया 0। अब इन चार का भी एवरेज 48 होना चाहिए था, अगर मैंने 48 मान लिया। 48 तो नहीं है, यहां पर डेविएशन हो गया है 4 कम। ये मेरा एवरेज से 4 कम है। अब ये एक स्टूडेंट का तो कम नहीं होगा भाई, वे 4 स्टूडेंट हैं, सभी का 44 है, इसका मतलब 4 स्टूडेंट का कम हो गया है। अब आगे यहां पर भी आपका 48 होना चाहिए था, अगर मैंने 48 एवरेज मान लिया है, लेकिन ये तो 58 है, यहां पर ज्यादा हो गया है, सभी का 10-10 किलो ज्यादा हो गया है, और कितने हैं 4। इसको हम बोलते हैं डेविएशन। हमने अपनी तरफ से एवरेज माना, फिर उस एवरेज के हिसाब से चेक किया कि डेविएशन कितना आ रहा है, ये डेविएशन है। इस डेविएशन को मैं जोड़ूं, अगर डेविएशन 0 आ जाए तो इसका मतलब ये एवरेज ठीक है। अगर डेविएशन 0 नहीं आएगा तो जितना डेविएशन बचेगा उसका एवरेज इसमें हम जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं डेविएशन को चेक करता हूं, यहां तो 0 ही है, यहां पर माइनस का 16 है, यहां पर प्लस का 40 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहां पर वैल्यू आएगी मेरी प्लस का 24। कहने का मतलब 48 एवरेज मानने से 24 केजी वेट ज्यादा बच गया है। अब ये भी मैंने इसमें जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वेट में वेट जुड़ेगा और एवरेज में एवरेज। ये एवरेज नहीं है, ये तो वेट है 24 केजी, तो इसका भी आपने एवरेज निकालना पड़ेगा, इस डेविएशन का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज का मतलब ये है, इसको सारे स्टूडेंट्स में बांट दो जितने स्टूडेंट हैं। ये थे 8 + 4 12 और 4 16, 16 लोगों में इसको बांट दिया और ये इसमें जोड़ देंगे। इसको इससे भाग किया तो 3/2 आ गया, ये 3/2 केजी और जोड़ दिया, तो ये हो गया 1.5 + 48 49.5 केजी आपका एवरेज आ गया है। ये आपका आंसर है। अब आपको लग रहा होगा कि वैसे गुणा करके निकालते तो भी इतना ही टाइम लग जाता, वो टाइम लगा है आपको समझाने के लिए। अगर एग्जाम में मेरे सामने आया होता तो मैं बस यहीं पे ही हल करता। ये इससे 4 ज्यादा है 16, ये इससे 4 कम है 16 कम, ये इससे 10 ज्यादा है 40 ज्यादा, यहां से 24 ज्यादा हो गया है 24/16, इसमें डायरेक्टली 1.5 में जोड़ देता। ये सारी चीजें एक बार आपको समझ आएंगी तो आप क्वेश्चन चुटकियों में निकाल लोगे। चलिए आगे चलते हैं। और एक बात, इस प्रैक्टिस सेट को करते टाइम आपको जो भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि आपका कमजोर है, उसको चैनल पर विजिट करो और उस पूरे चैप्टर को देख लो, फिर आके अगला प्रैक्टिस सेट करोगे, बेहतर समझ आएगा। अब ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है, अच्छा खासा क्वेश्चन लिया है मैंने। ये 5,500 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए जब ब्याज 8 मासिक संयोजित किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपसे ये बताया गया है कि मूलधन है 5,000 रुपए, 5,500 रुपए, दर है आपकी 15% वार्षिक पर एनम, समय है आपका 2 वर्ष। लेकिन आपसे ये बोला गया है कि जो ब्याज जुड़ता है ना, वो कंपाउंडेड हर 8 महीने में जुड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, वो या तो वार्षिक रूप से मूलधन में जुड़ता रहता है या अर्धवार्षिक रूप से जुड़ता रहता है। अब जैसे ये 8 महीने में जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 8 महीने तक का जो ब्याज होगा उसको हम मूलधन में जोड़ लेंगे, फिर उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे, इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जितने महीने बाद वो उस ब्याज को कंपाउंड कर रहा है, जोड़ रहा है, उसी यूनिट में आपको दर भी बढ़ानी पड़ेगी और उसी यूनिट में समय भी बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले दर है आपकी वार्षिक, आपको बढ़ानी है 8 महीने वाली। कैसे बढ़ाएंगे, पहले इस 15 के भाग में 12 कर दिया, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अगर मैंने इसको 12 से भाग कर दिया तो अब ये दर होगी आपकी मासिक, 1 माह की होगी है, लेकिन मुझे चाहिए थे 8 माह की, तो 8 से इसको गुणा कर दिया, बस इसको हल कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 पंजे 15, तो दर आ गई आपकी 5 दूनी 10%। अब 10%, अब ये जो दर बन गई है ना आपकी, ये 8 माह की दर बन गई है। अब ऐसे ही समय को देखो, समय है आपके 2 वर्ष, अब इसको भी 8 माह के रूप में तोड़ना है, या तो आप ऐसे समझ लो, पहले इसको 12 माह में बना लो इसको, तो 2 से गुणा कर दिया 12 से, अब ये बन गए हैं माह, मुझे 8 माह के सेगमेंट में बनाना है, तो 8 से इसको भाग कर दिया,
तो 2 चौके 8 और 4 3 12, तो ये आगे हैं 3 8 माह बन गए अभी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। बस यही इंटरेस्टिंग बात थी इसमें। मैंने दर भी 8 मासिक बनाई और आपका समय भी 8 मासिक बना लिया है। समय को आप वैसे भी देख सकते हो, अगर मैं 8 माह के सेगमेंट में तोड़ूं तो 2 वर्ष में आपके 24 महीने होते हैं, तो 8 या 24 3 सेगमेंट बनेंगे आपके। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है ब्याज। ब्याज हम किस मेथड से निकाल सकते हैं? 3 मेथड है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी डिटेल से पढ़ा रखा है। इसमें सबसे बेस्ट मेथड रहेगा आपका रेशियो वाला मेथड। आपने क्या करना है, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन बना लो, वो आ गई आपकी 1/10। इसमें नीचे वाला हिस्सा तो आपका मूलधन है और ऊपर वाला हिस्सा आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस तरीके से मैं रेशियो निकालता हूं मूलधन का और मिश्र धन का, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। प्रिंसिपल है आपका 10 और इसमें 1 जोड़ दूं तो आपका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट होता है मूलधन और ब्याज। तो आपका मूलधन और मिश्र धन का जो रेशियो आ गया है वो आ गया है 10:11। अब इसको उतनी बार लिखना है जितने आपका समय है। समय है आपका 3-8 माह, तो इसको 3 बार लिखेंगे। अगर ये 2 होता तो इसको 2 बार लिखते। अब इनको गुणा कर लेंगे। ये हो गया 1000, ये हो गया 1331, ये तो आ गया है आपका मूलधन, ये आ गया है आपका मिश्र धन, और इनके बीच का अंतर होता है ब्याज, जो आ गया है 1331। ठीक हो गया। अब इन तीनों को मैंने अपनी तरफ से खुद से निकाला है रेशियो से। इसका कंपैरिजन करना है ओरिजिनल वैल्यू के साथ। आप देखो क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है। मेरे को दे रखा है मूलधन कितना, 5500 रुपए। हमारा कितना आया है, 1000। मैं लिखूंगा 1000 यूनिट जो है ना हमारी, वो 5500 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट निकाल लेंगे तो ये 1000 इसको भाग करेगा, वो आ जाएगा 5.5 रुपए। आपने निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 331 यूनिट का मान निकाल देंगे, वो हो जाएगा 5.5 गुणा में 331। गुणा करेंगे 5 एकम 5 डेसिमल 0, और ये हो गया आपका 2 और 18। ये आ गया आपका 1820.5। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है और आपका आंसर है ये। समझ आया? कुछ नहीं किया, बस यही ऊपर वाला मेन पॉइंट था, बाकी तो आपका रेशियो मेथड था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन में दिया गया है ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं ए का 1 दिन का काम निकालना चाहता हूं, ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/30। ए 1 दिन में 1/30 काम करता है। फिर आगे पढ़ा, उसने काम करना शुरू कर दिया और 4 दिनों के बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है और पूरा काम शुरू से 10 दिनों में पूरा हो जाता है। बी अकेले उस कार्य का 1/3 भाग कितने समय में पूरा करेगा? काम ए ने शुरू किया, ए ने 4 दिनों तक काम कर लिया था, उसके बाद ए के साथ फिर बी भी लग गया और पूरे दिन 10 दिनों में काम हो गया। इसका मतलब 6 दिन और किया गया काम, इतने दिनों में काम खत्म हो गया है। दोबारा ध्यान से सुने, ए ने काम शुरू किया था, 4 दिनों तक कर लिया था, उसके बाद फिर बी भी शामिल हो गया और काम शुरू से लेकर 10 दिनों तक पूरा हो गया। इसका मतलब 4 दिन उसने अकेले किया और 6 दिन उन्होंने मिलकर किया। ऐसे में अगर मैं ये देखूं कि ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने तो ये 4 दिन भी किया और ये 6 दिन भी किया, तो ए ने काम किया 10 दिन। अगर मैं बी को देखता हूं तो बी ने सिर्फ 4 दिन, सॉरी सिर्फ 6 ही दिन काम किया है। अब आप ये बताइए, ए 1 दिन में 1/30 काम करता है, तो वो 10 दिन में कितना करेगा? ये 10 दिन में करेगा, दोनों तरफ 0 लगा दी मैंने, इधर भी 10 से गुणा कर दिया, इधर भी 10 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया आपका 1/3। कहने का मतलब ए ने 10 दिन में 1/3 काम किया था, तो बी ने कितना काम किया फिर? बी ने 6 दिन में 2/3 काम किया। क्या ये बात आपको समझ आई? टोटल काम है मेरा 1 यूनिट। ए 1 दिन में 1/30 यूनिट काम करता है, तो वो उसने सिर्फ 10 दिनों तक ही काम किया है, तो वो 10 दिनों तक काम करेगा। 10 से इधर गुणा कर दिया, 10 से इधर, उसने 1/3 यूनिट काम किया, तो काम कितना बच गया? एक में से घटा दिया, 2/3 यूनिट काम बचा हुआ है, और वो किसने किया होगा? वो बी ने किया होगा। तो बी ने 6 दिन में 2/3 यूनिट काम कर दिया। अब आपसे पूछा है कि वो 1/3 काम कितने दिन में करेगा, बी 1/3 काम कितने दिन में करेगा, तो दोनों को 2 से भाग कर दिया, इसको 2 से भाग किया तो 3 दिन आ गया है,
इसको 2 से भाग किया तो 1/3 आ गया है। तो 1/3 काम बी 3 दिन में कर देगा और आपका आंसर आ गया है 3। समझ आया? कोई भी मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली क्वेश्चन निकाल दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको मिक्स रेलिगेशन बोल दो या रेशो बोल दो, रेशो का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति अपने 3 पुत्रों के बीच एक निश्चित राशि को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। एक आदमी ने अपने पैसे बांटे हैं अपने 3 पुत्रों में, उसको मैंने मान लिया ए बी सी, ये उसके 3 पुत्र हैं और इनमें जो पैसा बांटा है वो इस रेशो में बांटा है 3, 4, 5। अगर मैं इनको ही पैसे मान लूं कि भाई ए को 3 यूनिट मिले, बी को 4 यूनिट मिले और सी को 5 यूनिट मिले, तो टोटल पैसा मिला उनको, वो मिला 12 यूनिट। फिर आगे बोला गया है यदि वह इस राशि को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित करता तो जिस पुत्र को सबसे पहले कम हिस्सा प्राप्त हुआ था उसको 1188 अधिक प्राप्त होते हैं। उसने ये कहा कि इस रेशियो की बजाय अगर वो 1/3, 1/4 और 1/5 के रेशियो में पैसे बांट देता, तो सबसे पहले तो रेशियो कभी आपका डेसिमल में नहीं हो सकता, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सबसे पहले इसको इंटीजर में चेंज करो। इसको इंटीजर में चेंज करने का तरीका क्या होता है, इसके बेस का एलसीएम लो और उससे इन तीनों रेशियो को गुणा कर दो। 60 से इन तीनों को गुणा करो। इसको गुणा किया 1/3 गुणा में 60 20, 1/4 गुणा में 60 15, 1/5 गुणा में 60 12। एक्चुअल में उसने इस रेशियो में नहीं पैसे बांटे, इसमें बांटे। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। रेशियो कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो जो फ्रैक्शन में था भाई, चलो शायद इसका पीडीएफ दूंगा मैं आपको। अच्छा एक चीज और बता दूं, जो भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाता हूं, प्रैक्टिस सेट कराता हूं, अपने टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ डाल देता हूं मैं। वो पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर बहुत सारी पीडीएफ मिलेगी, काफी मटेरियल डाल रखा है। तो यहां से इस रेशियो में उसने पैसे बांट दिए। अब आप ये समझे, अब मैंने ये मान लिया कि ये रेशियो नहीं है, यही पैसे हैं। ए को मिल गए 20 यूनिट, बी को मिल गए 15 और सी को मिल गए 12। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं तो 27 और 20 47, तो पैसे बटे हैं 47 यूनिट। चलो ठीक है, उसने पैसे 2 अलग अलग रेशियो में बांटे, पहले इस रेशियो में बांट दिए, पहले इस रेशियो में बांट दिए, लेकिन पैसे तो सेम थे ना, पैसे तो उसके पास सेम ही थे। पहले एक अनुपात में बांट दिए, फिर दूसरे अनुपात में बांटे, लेकिन यहाँ तो पैसे भी अलग अलग आ रहे हैं। तो इन पैसों को बराबर कर लो। इसको तो मैंने गुणा कर दिया 12 यूनिट से और इसको मैंने गुणा कर दिया 47 यूनिट से, पैसों को बराबर करने के लिए। अब इसको 47 यूनिट से गुणा करने का मतलब है इन सभी को 47 यूनिट से मैंने गुणा कर दिया। इसको 12 यूनिट से गुणा करने का मतलब है सभी को 12 यूनिट से गुणा कर दिया, लेकिन मैं उसी को गुणा करूंगा जिसकी मैंने जरूरत है। क्वेश्चन में बोला गया है जिसको पहले सबसे कम पैसे मिल रहे थे ना, उसको अब 1188 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो पहले इसको कितने मिल रहे थे, 47 के साथ गुणा करना पड़ेगा, 3 गुणा में 47, तो ये हो गया आपका 3 7 21, 3 चौके 12। उसको 141 यूनिट मिल रहे थे पहले, छोटे वाले को, ए को। अब यही पैसे उसको अब मिल रहे हैं 20 यूनिट, किससे गुणा करना पड़ेगा, 12 से। अब उसको मिल रहे हैं 240 यूनिट। तो अब कितने ज्यादा मिल गए उसको, अगर मैं रेशियो में देख रहा हूं तो 141 और 240, इसका डिफरेंस हो गया आपका 99। उसको 99 यूनिट ज्यादा मिले भाई, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया है कि उसको 1188 ज्यादा मिले हैं। तो मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो पहले मैंने 9 से काट दिया, 11 से काट दिया, 11 9 108, फिर 9 से काटा, 9 1 9 9 2 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कुल राशि बताओ क्या है। कुल राशि है ये या ये, एक ही बात है। तो कुल राशि है आपकी 12 गुणा में 47, 1 यूनिट का मान आया है, उससे इसको गुणा कर, इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 4 दूनी 8, तो पीछे होना चाहिए आपका 8, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब 12 गुणा 12 144, 14 14 चौके 56, ये आंसर जो है 5600 के आसपास है, तो 7000 नहीं हो सकता, क्योंकि 7000 तो बहुत ज्यादा है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 6768। इसको गुणा करके देख लेना, यही आएगा 12 12 144, 144 गुणा 47 करोगे तो यही आएगा 6768। समझ आया भाई? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मिश्रित धातु ए और बी में तांबा और तथा जस्त का अनुपात 3:4 और 5:9 है।
ए और बी को 2:3 में मिलाया जाता है तो पिघलाकर एक नई मिश्रित धातु सी बनाई जाती है। सी में कॉपर और जिंक का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है मिक्सचरों का, मिक्सचर एलिगेशन बोल सकते हो। एक है ए, एक है बी। ये दो मिश्रित धातु हैं आपके पास। ए में भी कॉपर और जिंक है और बी में भी कॉपर और जिंक है। ए में कॉपर और जिंक का अनुपात है 3:4 और बी में है आपका 5:9। फिर ये बोला गया कि इसका 2 रेशो, इसके 3 रेशो, उनको मिलाकर एक तीसरी मिश्रित धातु बनाई गई सी। उसमें कॉपर और जिंक का रेशो बताओ क्या है। ध्यान रखेंगे इनको अगर किसी रेशो में मिलाया गया है ना तो पहले इन रेशो को बराबर कर लो आप एक बार। बराबर कैसे करेंगे, मैंने ये समझ लिया कि इसमें कॉपर 3 यूनिट है और जिंक 4 यूनिट है तो यहाँ पर टोटल इसकी जो यूनिट है वो है 7। अगर मैं यहाँ देख रहा हूं तो यहाँ पर कॉपर 5 यूनिट है, जिंक 9 यूनिट है, तो यहाँ पर है आपका टोटल 14 यूनिट। मैंने दोनों को बराबर करना है तो मुझे इस रेशो को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से इस पूरे रेशो गुणा करूंगा मैं तो ये भी 14 यूनिट हो जाएगा, ये भी 14, इन दोनों का भार बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे इनको बराबर कर दिया, अब जिस रेशो में इनको मिलाया गया है उस रेशो को गुणा कर दो। पहले इनको बराबर किया, फिर ये बोला गया है ए को 2 अनुपात में मिलाया गया है, बी को 3 अनुपात में मिलाया गया है, तो इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो। अब आप ये बताओ इस रेशियो को मैंने कितने से गुणा कर दिया। 2 से पहले किया था, 2 से अब कर दिया, यानी कि 4 से कर दिया। तो 4 से इसको गुणा करो, 4 3 12, 4 चौके 16। अब ये रेशियो आ गया है नया। इसको किया है 3 से तो करो इसको, 3 5 15 और 3 9 27। अब जो आपकी मिश्रित धातु है ना उनका रेशियो ये आ गया है। अब ये कुछ नहीं है, ये 2:3 के अनुपात में ही है, बस अब इनको जोड़ लो। कॉपर के साथ कॉपर जोड़ लो। जो आपका तीसरी मिश्रित धातु बनी है सी, उसमें कॉपर तो हो जाएगा 12 + 15 27, जिंक हो जाएगा 16 + 27 43। ये आपका आंसर आ गया है 27 और 43। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। 5x प्लस में 1/3x बराबर 4 के है। आपसे पूछा है 9x की पावर 2 प्लस 1/25x की पावर 2 किसके बराबर होगा। वो तो मुझे पता चल गया कि इसकी पावर 2 कर रखी है, लेकिन एक छोटा सा चेंज है, 3 की पावर तो ऊपर है और 5 की पावर नीचे है। कहने का मतलब 3 की पावर 2 ऊपर है 9 और 5 की पावर नीचे है 25। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे 3 बढ़ाना है, यहाँ पर 5 बढ़ाना है, तो मैंने इसको गुणा कर दिया अपनी तरफ से 3/5 से। इस इक्वेशन को मैंने दोनों तरफ 3/5 से गुणा कर दिया। अब क्या होगा, ये पहले इसके साथ गुणा होगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 3x। इसको इसके साथ गुणा करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/5x। इसको गुणा किया 12/5 आ गया है। पहले ये बात आपको समझ आई। मुझे पता है मुझे ऊपर तो 3 का वर्ग करना है और नीचे 5 का वर्ग करना है, तो पहले इनको चेंज किया, 3/5 में बना लिया। किससे गुणा करके, 3/5 से गुणा करके। अब क्या करना है, बस अब दोनों तरफ स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना है। इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9x की 2 प्लस 1/25x की 2। ये हो गया a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab प्लस 2a और b बराबर है ये 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25। x से तो x कट गया, इसकी तो वैल्यू मैंने अब निकालनी ही है, ये उधर भेज दिया बराबर से। तो ये हो गया आपका 144/25 माइनस में 3 दूनी 6 और बटे में 5। इसको घटा लो बस, ये आ गया आपका 25 और 5 ही का 30, 30 इसमें से घट गया 114। ये आपका आंसर आ गया 9x की 2 प्लस में 1/25x की 2, 114/25। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का। क्वेश्चन में दिया गया है x और y स्थान A से स्थान B तक एक ही समय पर यात्रा करना शुरू करते हैं। भाई A से B तक यात्रा कर रहे हैं, x और y दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। जो A से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, A से B जो है ना वो 80 किलोमीटर की दूरी पर है।
ठीक है। फिर आगे बोला गया है x स्थान y की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से यात्रा करता है। x जो है ना, x y की तुलना में, कहने का मतलब जो y की स्पीड है ना, x की उससे स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। फिर आगे बोला गया है y स्थान b पर पहुंच जाता है। दोनों इस तरफ से चले थे, एक ही समय पर चले थे, x की स्पीड कम थी, y की स्पीड ज्यादा थी, तो y पहुंच गया है b पर। और फिर क्या किया उसने, b पर पहुंचता है और स्थान b से 16 किलोमीटर दूर x से मिलते हुए तुरंत वापस मुड़ जाता है। कहने का मतलब वहां से वापस मुड़ गया और जब यहां से वापस 16 किलोमीटर आ गया था इधर, तो यहां पर a से मिला। a अभी तक जा ही रहा था क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो फिर आपसे पूछा है कि y की गति बताओ किलोमीटर में क्या होगी। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुने। दो बंदे थे x और y, दोनों a से b की तरफ जा रहे थे, एक ही समय पर चलना शुरू किया था। अब b तो पहुंच गया वहां, जब वहां से वापस चल लिया, जब 16 किलोमीटर आ गया, वो वहां पर a से मिला, यहां पर वो a से मिला। तो आपसे पूछा है कि y की स्पीड बताओ क्या होगी। एक बात आप ध्यान रखें, इसमें टाइम जो है ना आपका, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मेरा क्या अर्थ है, टाइम आपका बराबर है। बराबर कैसे है, x ने एक समय में 80 प्लस 16, 80 तो एक और 16 एक, 96 किलोमीटर की दूरी तय की। और उतने ही समय में y ने सिर्फ 64 किलोमीटर की दूरी तय की। क्या ये बात आपको समझ आई? वो एक ही समय पर चले थे। x तो यहां तक, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, y की स्पीड ज्यादा थी ना भाई, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं। y की स्पीड ज्यादा थी, वो यहां से चला, b तक पहुंचा और 16 किलोमीटर तक वापस आ गया। इसका मतलब वो 96 किलोमीटर चल दिया और a तब तक सिर्फ 64 किलोमीटर ही चला। लेकिन ये जो दूरी तय की है ना, ये बराबर समय में तय की है। उतने ही समय में y ने तो 96 किलोमीटर की दूरी तय की है और x ने सिर्फ 64 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगर आपका समय कांस्टेंट होता है ना, तो जो आपकी स्पीड का रेशियो होता है ना, उतना ही आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है। बस ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनके द्वारा लिया गया समय बराबर है, तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा ना, वही उनके द्वारा तय किए गए डिस्टेंस का रेशियो होगा। इनमें से अगर कोई भी रेशियो हो आपके पास तो बात बन जाएगी। मैंने ये मान लिया कि ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो x का है, x ने 64 किलोमीटर तय किया, नीचे वाला डिस्टेंस है y का, y ने तय किया 96। तो इसको अगर मैं काट रहा हूं तो 16 चौके 64 और 16 छिकम 96, फिर 2 से काट दिया, 2/3। उनका जो आपका डिस्टेंस का रेशियो आ गया है या फिर स्पीड का रेशियो आ गया है ना, वो आ गया है 1:2। कहने का मतलब ऊपरली स्पीड थी आपकी y की, सॉरी x की, और नीचे वाली स्पीड थी आपकी y की। तो x की स्पीड है 2 यूनिट और y की स्पीड है 3 यूनिट। यहां पर यूनिट में डिफरेंस जो है वो 1 यूनिट का है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि x जो है उससे 4 किलोमीटर धीमा चलता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने निकालना था y की चाल, y की है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 3 चौके 12 किलोमीटर प्रति घंटा y की चाल है, और यही आपका आंसर है। पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक ही बात आपने ध्यान रखनी थी, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। डिस्टेंस मुझे मिल गया है, x ने 64 तय किया है, y ने 96, यहां से रेशियो आया 2:3। जो ये डिस्टेंस का रेशियो है इसी को स्पीड का मान लिया, इनके बीच 1 का डिफरेंस था। क्वेश्चन में 4 किलोमीटर बता रखा था, तो 1 यूनिट की दूरी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आपने y की निकालनी थी, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नाव और धारा वाला। इसमें आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसमें रिलेटिव स्पीड की बात होती है। रिलेटिव स्पीड होती क्या है? पहले एक होता है आपका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब जब नाव धारा के साथ चल रही होती है, जब नाव धारा के साथ चल रही होती है ना, तो जो नाव की चाल होती है ना, उसके साथ धारा की भी चाल जुड़ जाती है और उसकी टोटल चाल बन जाती है x + y। एक उसकी रिलेटिव स्पीड होती है अपस्ट्रीम। जब नाव धारा के विपरीत चल रही होती है
तो वही धारा उसको रोकने की कोशिश करती है और फिर नाव की चाल हो जाती है x माइनस वाई। तो ये दोनों आपकी नाव की रिलेटिव स्पीड है, ये धारा के साथ और ये धारा के खिलाफ। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नाव स्थिर पानी में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, यानी कि नाव की चाल को मैंने माना था x और वो है 19 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो धारा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। फिर आगे बोला गया है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ 88 मीटर और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल समय कितना लगेगा। आपने टाइम निकालना है, टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो धारा के साथ बोला गया है कि वो 88 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। धारा के साथ जब जाएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, नाव की स्पीड के साथ धारा की चाल जुड़ जाएगी, वो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा तय करेगी। 22 चौके 88, 4 घंटे में तय कर देगी। फिर धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करानी है। धारा के प्रतिकूल जब दूरी तय करेगी तो ये धारा इसकी चाल में से घट जाएगी, तो वो तय करेगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो 8 3 24, 8 दूनी 16, ये आ गया 1.5 घंटे। तो टोटल समय लग गया 5.5 घंटे और यही आपका आंसर है। समझ आया? बेसिक सा ही क्वेश्चन लिया था मैंने इसका। अगला क्वेश्चन है आपका ए बी और सी 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक व्यापार करते हैं, ए बी और सी कुछ कैपिटल लेके आते हैं। ए कैपिटल लेके आता है 2/3, बी कैपिटल लेके आता है 3/5 और सी लेके आता है 5/6। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता। सबसे पहले इसको इंटीजर में चेंज करेंगे और इंटीजर में चेंज करने का तरीका है इसके बेस से, बेस के एलसीएम से इसको गुणा करेंगे और इसका बेस का एलसीएम आ गया है 30। 30 से इसको गुणा किया तो 3 से इसको काटा 10, 10 गुणा में 2 20, ये वैल्यू है आपकी 20 अनुपात 5 6 का 30, 6 3 18, ये वैल्यू है आपकी 18, 6 5 30, 5 5 25। उन्होंने एक्चुअल में उनकी कैपिटल ये थी, इस कैपिटल से व्यापार शुरू किया। फिर आगे बोला गया है 8 महीने के बाद ए पूंजी के अपने हिस्से में 25% की वृद्धि करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5,820 रुपए है तो सी का हिस्सा बताओ क्या है। एक बात आप हमेशा ध्यान रख लें, जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते हैं उसमें लाभ जो बढ़ता है ना, जो जितना पैसा लगाता है और जितने समय के लिए लगाता है वही आपका प्रॉफिट शेयरिंग होता है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, यहां बताता हूं आपको, फिर मिटा देंगे। चलो, जो आपका प्रॉफिट शेयर होता है ना, वो होता है कोई कितना पैसा लेके आया और कितने समय के लिए लेके आया, इस रेशो में आपके पैसे बढ़ते हैं। तो आप यहां ध्यान दें, ए 8 महीने के बाद अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है। कहने का मतलब 20 यूनिट पैसे रहते हैं उसके 8 महीने तक। ये मैंने क्या किया, कैपिटल मल्टीपल टाइम। क्या किया मैंने, कैपिटल मल्टीपल टाइम। ये 8 महीने तक रहा, उसके बाद उसने क्या किया, अपनी पूंजी को 25% बढ़ा लिया। 20 का मैं 25% निकालूं तो कितना आएगा, 20 का अगर मैं 25% निकालूं यानी कि 1/4, 4 पंजे 20, तो उसने अपने पैसे 5 यूनिट और बढ़ा दिए, तो 20 और 5 25। अब उसकी कैपिटल हो गई है 25। ये 8 महीने के बाद है। पैसा बांटा गया है लाभ 1 साल के बाद, तो 8 महीने तो हो गए हैं, 4 महीने तक उसके व्यापार में पैसे लगे 25 गुणा में 4। अब इसको मिटा देते हैं। अब जो बी है उसके पैसे थे 18 यूनिट, 12 के 12 महीने तक यही लगे रहे, उसने इसमें कोई चेंज नहीं किया। सी है, उसके थे पैसे 25 यूनिट, 12 के 12 महीने यही लगे रहे। अब इस रेशियो में उनका प्रॉफिट बटेगा। प्रॉफिट किस में बटा है, प्रॉफिट बटा है आपका कैपिटल मल्टीपल टाइम में। अब इसको हल कीजिए, 25 चौका 100, 20 अट्ठे 160, ये हो गया आपका 260। इसको ऐसे कैसे रखा। अब इस रेशियो को थोड़ा छोटा करने के लिए अगर किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो उससे डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, 4 6 का 24, 4 पंजे 20, ये 65 आ गया है। 4 तिये 12, 18 तिया 54 आ गया है। 4 तिये 12, 25 तिया 75 आ गया है। ये उनका प्रॉफिट शेयर का रेशियो आ गया। इस रेशियो में उनका प्रॉफिट बटा है। अब इस रेशियो में उनका टोटल प्रॉफिट बटा है, वो है 5820। ये टोटल जोड़ के 5820 के बराबर कर दो। अगर मैं इसको जोड़ दूं, 5 और 5 10 और 4 14,
4 आ गया, 7 और 5 12 और 6 18 और 1 19, 194 यूनिट आ गया है। 194 यूनिट बराबर है आपका 5820 के। एक यूनिट का मान निकाल लेंगे, 19 × 57 तो 30 आ गया है। एक यूनिट का मान आ गया है आपका 30। सी का शेयर निकालना था, वो था 75, तो आपने 75 यूनिट का मान निकालना है। 30 गुना में 75, ये हो गया 0, 5 5 25, 7 या 21 और 1 22, 2250 रुपए सी का हिस्सा होगा। आपका आंसर है तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। भाई जितने क्वेश्चन थे आपके बेस्ट तरीके से आपको कराने की कोशिश की है, आपको डेफिनेटली मजा आया होगा। रिस्पॉन्स में एक कमेंट दें और साथ में वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।